तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इकोसिस्टम चैप्टर का पहला क्वेश्चन है डिकम्पोजर लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। डिकम्पोजर जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया क्या हैं। तो बात करें हम ऑर्गेनिज्म के जीव होते हैं उनके बारे में बात करें हम, तो जीव दो टाइप के होते हैं। एक तो है ऑटोट्राफ जो अपना खाना खुद बनाए, और दूसरे होते हैं हेट्रोट्राफ। जो डिकम्पोजर होते हैं ये जो है अपना खाना खुद नहीं बनाते, मतलब एक ये क्या हो गए, हेट्रोट्राफ हो गए। आगे बात करें तो ऐसे डिकम्पोजर, ऐसे जीव जो अपना खाना जो है खुद नहीं बनाते वो हेट्रोट्राफ कहलाते हैं। अब जो है ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना जो है न्यूट्रिशन लेते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉफ्स। तो जो खाना अपना खुद न बनाए वह हेट्रोट्राफ, जो सड़े गले चीज़ों से खाना ले वो सेप्रोट्राफ। तो आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, और दूसरा तीसरा दे रखा है सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ। जो प्रक्रिया है जिसमें मिनरल्स रिलीज होते हैं वो प्रक्रिया कैसी होती है, कैसे होती है। तो जो मिनरल्स रिलीज होते हैं वो रिलीज होते हैं ह्यूमस से। ह्यूमस एक कोलाइडल स्ट्रक्चर है, कोलाइडल जो है अमार्फस मटेरियल है ह्यूमस, और ह्यूमस जो है इस ह्यूमस से ही मिनरल्स रिलीज होते हैं। ह्यूमस से मिनरल के रिलीज होने को बोलते हैं हम लोग मिनरलाइजेशन। और मिनरल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। प्रोडक्टिविटी जो है ये प्रोडक्शन है बायोमास का, इसको किस टर्म में जो है हम लोग देखते हैं, किस इसकी यूनिट क्या होती है। बात करें हम प्रोडक्टिविटी की, तो जो प्रोडक्टिविटी की यूनिट होती है वो होती है मास या बायोमास अपॉन एरिया या पर यूनिट एरिया अपॉन ईयर। तो एक साल में एक यूनिट एरिया में जितना बायोमास प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी। अब जो बायोमास है इसको जो है नापा जाता है ग्राम में, जानते हैं सभी लोग ग्राम में नापते हैं। और जो एरिया है उसको नापते हैं मीटर स्क्वायर, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर होता है, सबने पढ़ा होगा। और ईयर, तो ईयर हो गया। अब जो है ये ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ऐसे इसको डिनोट किया गया है। अब इसको चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ग्राम मीटर इनवर्स और y के ऊपर -1। तो ग्राम m के ऊपर -2 और y के ऊपर -1। हमने पर जो लगा हुआ था उसको हटा दिया हमने, तो यूनिट आ गई ग्राम पर मीटर स्क्वायर और ईयर इनवर्स। तो ग्राम, तो इसका आंसर जाएगा g की पावर जी एम की पावर -2। तो जी एम की पावर -2 कहीं देना रखा, यहाँ दे रखा है जी की पावर -2। तो वास्तव में जो है एनसीईआरटी में जो है ये एक करेक्शन है जो कि सही नहीं किया गया है अभी तक। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा GM-2Y-1। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, तो हमारी मजबूरी है कि हम सेकंड ऑप्शन को टिक करें G-2। और मीटर यहाँ पे जो है उन्होंने स्किप कर दिया है, जबकि यह G के ऊपर -2 नहीं है, M के ऊपर -2 है। तो उन्होंने जो है इस M को हटा दिया है और G के ऊपर -2 और -1 कर दिया है, या ईयर -1 कर दिया है। तो आंसर इसका दूसरा ही जाएगा, क्योंकि आंसर जो है कुछ और दे नहीं रखा है। साथ ही साथ एक और यूनिट होती है, एक और यूनिट होती है, वो होती है एनर्जी पर एरिया पर ईयर। तो क्या होती है उसको दिखाते हैं आपको। एक और यूनिट होती है एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है पर एरिया पर ईयर। तो एक ईयर में जो है कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो एनर्जी को हम कह सकते हैं किलो कैलोरी, एरिया फिर से मीटर स्क्वायर और ईयर, ये हो गया। अब फिर से यहाँ पे जो पर है इसको हटाएंगे तो हो जाएगा किलो कैलोरी, मीटर की पावर -2 और वाई की पावर -1। तो इसका मतलब आंसर इसका जो है चौथा भी आ गया। तो चौथा सही हो गया और दूसरा सही हो गया। दूसरा और चौथा सही किस में दे रखा है, सी वाले में दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी हमने इसका आंसर जो है दूसरा सही किया है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दे रखा है सेकंड वाला G-2 और ईयर -1, और चौथा दे रखा है एनसीईआरटी में। लेकिन वास्तव में दूसरा गलत है, वास्तव में होना चाहिए था यहाँ पे GM की पावर -2 और ईयर की पावर -1 दूसरे वाले में, लेकिन उन्होंने M को हटा दिया है और G की पावर -2 लगा दिया है। तो हमारी मजबूरी है आंसर सही करना। मोस्ट एक्यूरेट तो इसका आंसर जो है चौथा ही है, ये वाला, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम। जो बायोमास का पिरामिड है वो इन्वर्टेड कहाँ पे पाया जाता है। तो जो
एक्वाटिक इकोसिस्टम है, जो पानी वाला इकोसिस्टम है, उस पानी वाले इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं, इन प्रोड्यूसर का जो बायोमास है ये काफ़ी कम होता है विद रिस्पेक्ट टू लार्ज फिशेस। जो फिश होती हैं, फिश या लार्ज फिशेस जो होती हैं, इनके बायोमास तुलना में प्रोड्यूसर का बायोमास बहुत कम है। तो ऊपर जाने पे यानी प्रोड्यूसर से लेके आगे कंज्यूमर पे जाने पे जो ब्लॉक हैं ये चौड़े बनाए जाएंगे। ऐसे केस में जो हमारे पास ग्राफ बन के आएगा वो अल्टीमेटली जो कैसा आएगा, इन्वर्टेड ग्राफ बन के आएगा। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन मैरीन इकोसिस्टम यानी कि पानी वाले इकोसिस्टम पे कैसा आएगा, इन्वर्टेड आएगा, ऐसा आएगा। तो आंसर जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोड्यूसर नहीं है। प्रोड्यूसर मतलब कौन सा खाना नहीं बनाता। तो हम बात करें यहाँ पे तो स्पाइरोगायरा ये एल्गी है और इसलिए प्रोड्यूसर है, खुद खाना बना सकती है। बॉलवॉक्स ये भी एल्गी है। नॉस्टॉक जो है एक साइनोबैक्टीरिया है। ये जितने हमने 3 टिक किए हैं तीनों प्रोड्यूसर हैं, तीनों के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। बात करें एगेरिकस की, जो एगेरिकस है ये एगेरिकस एक फंजाई है और फंजाई जो होते हैं इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता और इसलिए जो है प्रोड्यूसर नहीं होते। तो आंसर जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में सबसे अधिक प्रोडक्टिव कौन होता है। तो जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाते हैं वो कराती है जीपीपी, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेस्पायरेशन में अपने एनर्जी जो खर्च कर देते हैं उसके बाद जो बचती है वो कराती है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा होगी जहाँ पे अधिक मात्रा में जो है प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे अधिक मात्रा में प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट हैं, इसलिए जो है यहाँ प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। आंसर जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर एज। जो नंबर का पिरामिड होता है ये जो है कभी कभी अपराइट होता है, कभी कभी इन्वर्टेड होता है। बात करें एग्जाम्पल के रूप में हम देखना चाहें इसको नंबर के पिरामिड को, तो इसका अपराइट कब होता है एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मान लेते हैं एक जो है ग्रास लैंड है, तो ग्रास लैंड में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो वहाँ पे घास होगी, बहुत सारे वहाँ प्लांट होंगे, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर क्या हैं, बहुत सारे हैं। इसका मतलब ये ब्लॉक चौड़ा बना दिया हमने। और उसके बाद फिर जो है इन प्रोड्यूसर को खाने के लिए जो हर्बीवोर्स होते हैं वो कम होते हैं, तो ये ब्लॉक छोटा हो गया। तो ये जो यहाँ पे ब्लॉक छोटा हो गया इसका मतलब यहाँ पे जो ग्राफ बन के आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अपराइट। इसको बोलते हैं अपराइट। तो ऐसे केस में जब हम बात करें एक ग्रासलैंड की जहाँ पे हर्बीवोर्स और प्रोड्यूसर के बारे में बात हो रही है तो अपराइट पिरामिड बनता है। अब बात करते हैं इन्वर्टेड पिरामिड कब बनता है। इन्वर्टेड पिरामिड मान लेते हैं कि एक ट्री है, एक पेड़ है, इस ट्री के ऊपर जो है इंसेक्ट बहुत सारे फीड करते हैं। तो एक पेड़ के ऊपर जब बहुत सारे इंसेक्ट फीड करेंगे तो फिर इनका जो नंबर है इंसेक्ट का ज़्यादा होगा इस ट्री की तुलना में। ऐसे केस में जो पिरामिड है वह इस बार कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो इसका आंसर जाएगा सी, आइदर अपराइट और इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, approximately how much solar energy that fall on the leaves of plant is converted to chemical energy by photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो है प्लांट जो है कितनी एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं इसमें सोलर एनर्जी की। तो आंसर इसका याद ही करना, आंसर याद करना है इसका 2 to 10%। इसमें आंसर याद ही करना है क्योंकि इसका वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, Among the following, where do you think the process of decomposition would be fastest? डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया किसमें फास्टेस्ट होगी। तो जिस जगह पे अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होगा, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर में सुगर कंटेंट ज़्यादा होगा, वहाँ पे अधिक मात्रा में डिकम्पोजिशन अधिक तेज़ी से होगा। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और वहाँ के डेट्रियस में यानी कि वहाँ पे जो मटेरियल है जो सड़ गल रहा है उस मटेरियल में जो है अधिक मात्रा में शुगर कंटेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्लांट है और प्लांट है तो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे तो शुगर कंटेंट वहाँ पे ज़्यादा है। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इस जगह पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है डिकम्पोजिशन तेजी से होगा। तो आंसर जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हर्बीवोर्स।
तो हर्बीवोर्स हों चाहे कार्निवोर्स हों, हर स्टेप पे जो है 10% जो है एनर्जी ट्रांसफर होती है। एक और लॉ ऑफ लिनमैन बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं 10% लॉ। तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी तो आंसर इसका जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन कम्युनिटीज आर। तो जो कम्युनिटीज में चेंज होते हैं वो जो है सिक्वेंशियल होते हैं और ऑर्डरली होते हैं। जब जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन ना हो और कुछ समय बाद, कुछ समय का मतलब जो है हजारों सालों के बाद, सैकड़ों सालों के बाद वहाँ पे जो है फॉरेस्ट जो है डेवलप हो जाए, इसको बोलते हैं सक्सेशन। जैसे मान लेते हैं कि ये बेयर स्थान है, बेयर मतलब नंगी स्थान है, ये नेकेड एरिया है, और इस नेकेड एरिया पे कुछ 100 सालों में यहाँ पे जो है ट्री का डेवलपमेंट हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग सक्सेशन। और ये ऑर्डर में होता है और सिक्वेंशियल होता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो एक बेयर एरिया जहाँ पे मान लेते हैं चट्टाने हैं, तो उस जगह सबसे पहले चट्टानों वाले एरिया में जैसे सबसे पहले लाइकेन का जन्म होता है। लाइकेन के बाद फिर वहाँ पे ब्रायोफाइट्स यानी कि मांस आते हैं, फिर टेडोफाइट्स आते हैं, और फिर जिम्नोस्पर्म मेंजियोस्पर्म यानी कि फॉरेस्ट डेवलप होता है। सबसे पहले जो कम्युनिटी बनती है उसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी यानी कि प्राथमिक कम्युनिटी, और जो लास्ट बनती है उसको बोलते हैं फॉरेस्ट वाले को बोलते हैं हम लोग क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है वो इन्वायरमेंट के इक्विलिब्रियम में होती है। तो फाइनली जो है क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनती है। सबसे पहले मान लेते हैं कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे चट्टाने वगैरह हैं, पत्थर वगैरह हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई प्लांट नहीं है, तो सबसे पहले वहाँ पे लाइकेन डेवलप होते हैं। फिर ब्रायोफाइट यानी कि मास, तो लाइकेन, मास, फर्न एंड फाइनली फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होता है। तो आंसर यहाँ पे जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज इन द स्टेट ऑफ। तो बताया अभी आपको हमने, क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो होती है वो फॉरेस्ट होती है और वो इक्विलिब्रियम में होती है इन्वायरमेंट के साथ में। तो बी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल विच वन डज नॉट हैव लॉसेस ड्यू टू रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन से किसका लॉस नहीं होता? रेस्पायरेशन में हम जो चीज़ लेते हैं उसका लॉस होता है। तो हम लेते हैं ऑक्सीजन, निकालते हैं CO2, तो CO2 ऑक्सीजन होगा वहाँ पे, तो उसके अलावा कुछ और होता है तो फिर जो है उसका लॉस रेस्पायरेशन में नहीं होगा। तो फिर पहला है फास्फोरस, नहीं होता। दूसरा है नाइट्रोजन, नहीं होता। तीसरा है सल्फर, नहीं होता। चौथा है आलादो, तो आलादो किसी का नहीं होता, क्योंकि CO2 और ऑक्सीजन वगैरह का होता है, तो उसका ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, तो आंसर जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 14, द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज ऑफ प्राइमरी सेक्शन इन वाटर इज। तो सेक्शन हो रहा है पानी के अंदर, प्राइमरी सेक्शन हो रहा है पानी के अंदर, तो पहले कौन से चीज़ें डेवलप होंगी? सबसे पहले प्लांट वगैरह कुछ डेवलप होंगे। अब वो प्लांट पानी के अंदर जो होंगे वो तैरते हुए होंगे, उनको बोलते हैं हम लोग फाइटोप्लैंक्टन। तो पहले जो है फॉर्मेशन होगा फाइटोप्लैंक्टन का। इस बात को समझने के लिए हम लोग जो है NCERT वाला जो है फिगर देख लेते हैं। ये NCERT का फिगर आपने देखा होगा, NCERT में ये देखा होगा आपने। सबसे पहले होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं हम लोग, PSS फाइटोप्लैंक्टन होता है। फिर सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं, और फिर होते हैं सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, और उसके बाद याद कर लीजिए RMS, रीड स्वैम्प स्टेज, मार्स मिड स्टेज, और लास्ट में स्क्रब स्टेज। तो PSS RMS याद कर लीजिए। PSC होता है वैसे PSS याद कर लीजिए। RMS पढ़ा होगा आपने, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो RMS ऐसे याद कर लीजिए। तो PSS RMS ये ट्रिक से याद कर लीजिए। तो ट्रिक में बताया आपको हमने PSS RMS। तो ये आपके सामने फिगर NCERT का है पूरा। ये सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, P से फाइटोप्लैंक्टन, S से सबमर्ज प्लांट स्टेज, अगले S से सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग स्टेज, उसके बाद फिर रीड स्वैम्प स्टेज RMS, मार्स मिड स्टेज RMS से स्क्रब स्टेज, और फाइनली क्या आएगा फॉरेस्ट। तो PSS RMS याद कर लेंगे। मतलब पहले फाइटोप्लैंक्टन आना चाहिए, उसके बाद सबमर्ज प्लांट आने चाहिए। तो देखते हैं हम लोग उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ये क्वेश्चन सबसे पहले आना चाहिए फाइटोप्लैंक्टन, इसमें है। फाइटोप्लैंक्टन के बाद क्या आया था? PSS सबमर्ज्ड। तो फाइटोप्लैंक्टन के बाद सबमर्ज नहीं आया, सबमर्ज नहीं आया तो ये गलत हो गया ऑप्शन। फाइटोप्लैंक्टन के बाद सबमर्ज नहीं आया, फ्री फ्लोटिंग आ गया, तो ये भी नहीं होगा। फ्री फ्लोटिंग पहले ही आ गया, तो ये भी नहीं होगा। फाइटोप्लैंक्टन आया, फिर रूटेड सबमर्ज्ड आ गया, और देखा था अभी फिगर में आपने, रूटेड आए थे सबसे पहले, रूट वाले थे। उसके बाद फिर आए थे फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, और उसके बाद फिर रीड स्वैम्प स्टेज RMS, मार्स मिड स्टेज, और फाइनली ट्री मतलब फॉरेस्ट।
आंसर जाएगा डी। द रिजर्वायर ऑफ गैसेस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्टिंग। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल कहाँ पे पाई जाती है? तो बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। पहले ये पूरा देख लेते हैं हम लोग, ये पूरा ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्फेयर दे रखे हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग।